सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणामस्वरूप रूस से ज़ार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत विस्तृत थी। इसने केवल निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, ज़ारशाही शासन का ही अंत नहीं किया बल्कि कुलीन जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। यह विचारधारा 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। क्रांति के बाद का विश्व इतिहास कुछ इस तरीके से गतिशील हुआ कि या तो वो इसके प्रसार के पक्ष में था अथवा इसके प्रसार के विरुद्ध। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, जिन्होंने रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि एवं कारण। रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व के इतिहास में है। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य क्रांति है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी। रूस में सामाजिक समानता का नितांत अभाव था। इस समय रूस का समस्त समाज 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था, जिनमें आपस में किसी भी प्रकार की सद्भावना विद्यमान नहीं थी। वे एक दूसरे को अपने से पूर्णतया भिन्न और पृथक समझती थी। 1. प्रथम श्रेणी में कुलीन वर्ग आता था। इसको राज्य की ओर से बहुत अधिकार प्राप्त थे। 2. द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्च मध्यम वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, छोटे जमींदार, पूंजीपति सम्मिलित थे। 3. तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कृषक, अर्धदास कृषक तथा श्रमिक सम्मिलित थे। इसके साथ राज्य तथा अन्य वर्गों का व्यवहार बहुत ही अमानुषिक था। जार निकोलस पूर्ण निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक था। यह जनता को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। 1917 की रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम। अन्य देशों के समान रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई। यद्यपि यहाँ पर क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा काफी समय के उपरांत हुई, किंतु इसके होने पर रूस में बहुत से कारखानों की स्थापना हो गई थी। इस प्रकार रूस का औद्योगिकरण होना आरंभ हुआ। इसमें काम करने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर देहातों और गांवों का परित्याग कर उन नगरों तथा शहरों में निवास करने लगे, जिनमें कल कारखानों की स्थापना हुई थी। नगरों और शहरों में निवास करने के कारण अब वे पहले के समान सीधे सादे नहीं रह गए थे। नगरों में रहने से उनमें न केवल चलता पुरजापन ही आ गया था, अपितु ये राजनीतिक मामलों में भी रुचि लेने लगे थे। इनको अपने राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का भी ध्यान हुआ।
इन्होंने अपने क्लबों का निर्माण किया, जहां ये सब प्रकार के मामलों पर विचार करते थे और आपस में वाद विवाद करते थे। इनको यहाँ रहकर नवीन विचारधाराओं तथा प्रवृत्तियों का भी ज्ञान हुआ। इन्होंने श्रमिक संगठनों की स्थापना भी करनी आरंभ की। 1905 की क्रांति। रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी और शासन पर पुनः जार का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया था। उनको ज्ञात हो गया कि मत वोट का क्या अर्थ है, द्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए। सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतया लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्र राज्यों का प्रभाव भी रूस पर पड़ा। यद्यपि रूस के सम्राटों ने पाश्चात्य प्रगतिशील विचारों का रूस में प्रचार रोकने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया, किंतु विचारों का रोकना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि विचार हवा के समान होते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के समय जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्रों की ओर से किया जा रहा था, उसमें मुख्यतः यही कहा जाता था कि वे लोकतंत्र शासन, जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राष्ट्रों का निर्माण करने के अभिप्राय से युद्ध कर रहे हैं। रूस मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत था, अतः वहां की जनता पर भी इस प्रचार का बहुत असर पड़ा। मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। रूसी में मध्य श्रेणी के व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार हो गया था। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक, शिक्षित वर्ग आदि को प्राप्त है, उसी प्रकार रूस में भी क्रांति का वेग इसी श्रेणी के लोगों ने तीव्र किया। वे लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। पश्चिमी यूरोप के विचारों की लिखी हुई पुस्तकें रूसी भाषा में अनुदित हुई थीं। अनेक एशियन लेखकों ने भी अपने ग्रंथों द्वारा नए तथा प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन किया। शिक्षित वर्ग पर उन नए विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। विशेषतः नवयुवक विद्यार्थी नए विचारों का अध्ययन कर यह भली भांति समझने लगे थे कि उनका देश उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रमुख कारण जार की निरंकुशता है। उनके हृदय में यह भावना जागृत हुई कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने देश को उन्नत करने के लिए घोर प्रयत्न करें। महायुद्ध का प्रभाव। महायुद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ। उनकी विशाल सेना ने युद्ध के आरंभ में बड़ी क्षमता तथा योग्यता का प्रदर्शन किया, परंतु 2 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए उसमें शिथिलता के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे। रूस की सेना बहादुर अवश्य थी, किंतु उसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की वे भावनाएं विद्यमान नहीं थी, जो अपूर्व त्याग और मर मिटने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। रूस की सेनाएं संख्या की पूर्ति के लिए भर्ती की गई थीं। उनमें वीर सैनिकों की परंपरा अवश्य थी, पर उनके सम्मुख कोई आदर्श विशेष नहीं था। यही दशा रूस की नौकरशाही की थी। रूस के कर्मचारी यह नहीं समझते थे कि वे देश की उन्नति और राष्ट्र सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनका आदर्श था सम्राट को प्रसन्न कर उच्च पदों पर आसीन होना। जब विश्वयुद्ध लंबा होता गया और 2 वर्ष की लड़ाई के उपरांत भी विजय के कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुए, तो रूस की सेना और नौकरशाही घबरा उठी। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूस में पहले से ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। गरीब लोगों के लिए गुजर कर
सकना असंभव हो गया था। क्रांति की घटनाएं तथा परिणाम। सेना द्वारा जनता पर गोली चलाने से इनकार। अंत में 7 मार्च 1917 को जनता की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी। उसके पास न पहनने को कपड़ा था और न खाने को अनाज था। वह भूख और कपड़े से व्याकुल हो चुकी थी। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजबूरों ने 7 मार्च के दिन पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना आरंभ किया। रोटी की दुकानों पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता का मन ताजी और गर्म चाय व रोटियों को देखकर ललचा गया और वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी। उन्होंने बाजार में लूटमार करनी आरंभ कर दी। सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया कि वो गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर-बितर कर दे, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनको जनता से सहानुभूति थी। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जब मजदूरों ने यह देखा कि सैनिक उन पर गोली चलाने को तैयार नहीं है, तो उनका साहस बहुत बढ़ गया। अतः अब क्रांति अवश्यंभावी हो गई थी। जार का शासन त्यागना। दूसरी ओर ड्यूमा ने विसर्जित होने से मना कर दिया। उसका पेट्रोग्रेड सोवियत के समझौता हो गया, जिसके आधार पर 14 मार्च 1917 को उदारवादी नेता जॉर्ज स्लाव की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना की गई। उसने 14 मार्च को जार से शासन का परित्याग करने की मांग की। परिस्थिति से बाध्य होकर उसने उनकी मांग को स्वीकार कर शासन से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार रूस में जारशाही का अंत हुआ। क्रांति में मजदूरों को सफलता प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने शासन की बागडोर को अपने हाथ में रखना उचित न समस्त शक्ति मध्य वर्ग के हाथ में सौंप दी। रूसी क्रांति का संक्षिप्त कालक्रम तिथियां, घटनाएं 1855 जार एलेक्जेंडर द्वितीय के शासन का आरंभ। 1861 कृषि दासों की मुक्ति। 1874-81 सरकार विरोधी आतंकवादी आंदोलन का विकास और सरकारी प्रतिक्रिया। 1881 क्रांतिकारियों द्वारा एलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या और एलेक्जेंडर तृतीय द्वारा उत्तराधिकार ग्रहण। 1883 प्रथम रूसी मार्क्सवादी समूह का गठन। 1894 निकोलस द्वितीय के शासन का आरंभ। 1898 रूसी सामाजिक प्रजातांत्रिक मजदूर दल का पहला सम्मेलन। 1900 समाजवादी क्रांतिकारी दल की स्थापना। 1903 रूसी सामाजिक प्रजातांत्रिक मजदूर दल का द्वितीय सम्मेलन। बोल्शेविकों और मेंशेविकों के मध्य विभाजन का आरंभ। 1904-05 रूस जापान युद्ध। रूस की पराजय। 1905 की रूसी क्रांति। जनवरी सेंट पीटर्सबर्ग में रक्तम रविवार। जून काला सागर स्थित ओडेसा पर युद्धपोत पोतेमिकन की चरारी। अक्टूबर आम हड़ताल। सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत का गठन। अक्टूबर घोषणा पत्र। राष्ट्रीय संसद ड्यूमा के चुनावों हेतु शाही समझौता। 1906 प्रथम राष्ट्रीय संसद। प्रधानमंत्री स्टालिपिन पेटर स्टॉलिपिन। कृषि सुधारों का आरंभ। 1907 तृतीय राष्ट्रीय संसद। 1912 तक। 1911 स्टालिपिन की हत्या। 1912 चतुर्थ राष्ट्रीय संसद। 1917 तक। बोल्शेविक मेंशेविक विभाजन पूर्ण। 1914 जर्मनी की रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। 1915 गंभीर पराजयों का सिलसिला। निकोलस द्वितीय द्वारा स्वयं को मुख्य सेनापति घोषित करना। प्रगतिशील गुट का गठन। 1916 अनाज और ईंधन की कमी और मूल्यों में वृद्धि। 1917 हड़तालें, विद्रोह, सड़कों पर प्रदर्शन तथा इसके कारण तानाशाही का पतन।